तो चलिए आज एक ऐसी डरावनी कहानी में चलते हैं जो एक शादी के बिगड़ने से शुरू होती है। ये एक ऐसे बदले की कहानी है जिसे पूरा होने में एक पूरी पीढ़ी लग गई। कहानी की शुरुआत होती है नदी के बीचों बीच एक नाव पर। माहौल में एक अजीब सी टेंशन है। दूल्हा और उसका परिवार अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए बेताब हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वक्त उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। तो यहीं से शुरू होता है कहानी का पहला मोड़। दूल्हा अपनी ही शादी में जा रहा है और उसके रास्ते में जानबूझकर एक बहुत ही अजीब तरीके से रुकावट डाली जाती है। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। मांझी, जो नाव चला रहा है, अचानक अपना चप्पू नदी में फेंकता है और खुद भी उसके पीछे कूद जाता है। सोचिए, नाव अब बीच नदी में है, ज्वार तेजी से बढ़ रहा है और दूल्हा और उसके घर वाले पूरी तरह से फंस चुके हैं। अब देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ये शब्द लग्न भ्रष्टा बहुत जरूरी है। दुल्हन मालती के लिए ये सिर्फ एक देरी नहीं है, ये एक सामाजिक कलंक है, एक ऐसा धब्बा जो उसे शायद हमेशा के लिए बदनाम कर दे। और जैसे ही वो घंटों की देरी से पहुंचते हैं, कहानी एक और भी अजीब मोड़ ले लेती है। दूल्हे के पिता, जो कि वहां के जमींदार हैं, एक अजीब सी शर्त रखते हैं। वो कहते हैं कि मालती को आधी रात में उस इलाके की एक बदनाम झील में अकेले जाकर डुबकी लगानी होगी। ऐसा लगता है जैसे इस रस्म के पीछे कोई काला राज छिपा है। तो ठीक है, मालती झील से वापस आ जाती है, शादी की रस्में भी पूरी हो जाती हैं। लेकिन अब हम दाखिल हो रहे हैं कहानी के सबसे डरावने हिस्से में, सुहाग रात की वो भयानक रात। सुहाग रात के कमरे में सब कुछ बदल जाता है। दूल्हे महेंद्र को अचानक एक बहुत तेज सड़न की बदबू आने लगती है, और जब वो अपनी नई दुल्हन मालती का हाथ पकड़ता है तो वो हाथ किसी लाश की तरह ठंडा और बेजान लगता है। कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और जब महेंद्र हिम्मत करके अपनी पत्नी के चेहरे से घूंघट हटाता है तो वो मालती को नहीं देखता। उसके सामने एक डरावनी पीली सी आकृति है जिसकी आंखें बाहर को निकली हुई हैं और वो उसकी तरफ बढ़ रही है। उसके मुंह से डर के मारे बस एक ही सवाल निकलता है, तुम कौन हो? जैसे ही चीखें गूंजती हैं, जमींदार दौड़कर कमरे में आता है, और तब वो आत्मा महेंद्र को छोड़कर सीधा जमींदार की तरफ लपकती है, और एक ऐसी ताकत से जो किसी इंसान में हो ही नहीं सकती, वो जमींदार का गला घोट देती है। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोचा समझा कत्ल था। जमींदार की मौत के बाद हवेली में तो जैसे एक तूफान आ जाता है। अब कत्ल की जांच शुरू होती है, लेकिन ये कोई मामूली केस बिल्कुल नहीं। और यहीं पर इस कत्ल की पहली ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन सामने आती है। परिवार का पुजारी बेहोश मालती को देखता है और साफ साफ कहता है, मालती का कोई दोष नहीं है। उसके शरीर पर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया था, एक ऐसी आत्मा जो सिर्फ जमींदार से बदला लेने आई थी। और फिर जमींदार के अंतिम संस्कार के बीच अचानक वही रहस्यमयी माझी फिर से सामने आ जाता है। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा है, जैसे कोई जीत का ऐलान कर रहा हो और सबको मौत की धमकी दे रहा है। तो अब सबसे बड़े सवाल उठते हैं, आखिर ये मांझी है कौन? और जमींदार के अतीत में ऐसा कौन सा राज दफन है, ऐसा कौन सा गुनाह है जो 30 साल बाद इतना भयानक बदला बनकर लौटा है? तो अब इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए उस मांझी, जिसका नाम गंगाधर है, उसे हवेली लाया जाता है, और यहीं पर अतीत के सारे दबे हुए राज खुलने वाले हैं। और वहां गंगाधर अपनी 30 साल पुरानी दर्द भरी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि 30 साल पहले जमींदार ने उसकी बहन बिंदु को शादी का झूठा वादा करके धोखा दिया। जब बिंदु गर्भवती हो गई तो जमींदार ने उसे अपनाने से साफ इनकार कर दिया, जिससे वो समाज की नज़र में लग्नो भ्रष्टा बन गई। इस शर्म से बिंदु ने उसी बोडूबीर झील में डूबकर अपनी जान दे दी, और इस सदमे से उनके पिता की भी मौत हो गई। जमींदार कितना जालिम था, इसका अंदाजा उसके ही शब्दों से लग जाता है। एक तरफ उसने परिवार से वादा किया, हाँ मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा, और दूसरी तरफ जब गंगाधर ने रहम की भीख मांगी तो उसने कहा, उसके चरित्र को देखते हुए तुम्हारी बहन का मर जाना ही बेहतर है। और फिर गंगाधर वो राज खोलता है जिसमें उसका 30 साल का गुस्सा, उसका दर्द छिपा है। वो बताता है कि उसने अपनी बहन को चुपके से उसी झील के पानी में दफनाया था, और तब से लेकर आज तक वो सही मौके का इंतजार कर रहा था अपने बदले के लिए।
और ये है इस कहानी का सबसे स्याह और भयानक सच। झील में डुबकी लगाने की वो रस्म कोई पुरानी परंपरा नहीं थी। वो तो जमींदार और उसी पुजारी ने मिलकर बनाई थी ताकि बिंदु की आत्महत्या की बात हमेशा के लिए दब जाए। असल में उन्होंने ये पक्का किया कि भविष्य में कोई भी लग्नभ्रष्टा लड़की उस झील में जाए तो वो सीधे बिंदु की बदला लेने वाली आत्मा के रास्ते में आ जाए। तो जब सारा सच सामने आ गया तो फैसला करने की बारी थी बेटे की, नए जमींदार महेंद्र की। अपने बाप के गुनाहों का सच जानकर महेंद्र हिल जाता है और वो अपना पहला और आखिरी फैसला सुनाता है। वो फौरन उस धोखेबाज पुजारी को दोषी ठहराता है और उसे सिर्फ घर से ही नहीं बल्कि गांव से भी हमेशा के लिए निकाल देता है। वो अन्याय के इस सिलसिले को यहीं तोड़ देता है। और गंगाधर का क्या? महेंद्र उससे बदला नहीं लेता। शायद वो समझ जाता है कि गंगाधर ने जो भी किया वो उसके बाप के किए गए भयानक पापों का ही नतीजा था। वो बस शांति चाहता है क्योंकि वो जानता है कि इस पूरी तबाही की जड़ उसका अपना परिवार था। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक भूत के बदले की नहीं रह जाती। ये हमें दिखाती है कि कैसे ताकतवर लोग अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं, कैसे समाज का बनाया एक कलंक किसी की जान ले सकता है और कैसे 30 साल तक दबाया गया सच एक दिन बहुत ही भयानक रूप में सामने आता है। बिंदु को बदला तो मिला, लेकिन दशकों की पीड़ा के बाद तो सवाल ये उठता है कि जब न्याय मिलने में एक पूरी पीढ़ी की देरी हो जाए तो क्या इंसाफ का तराजू वाकई कभी बराबर हो सकता है?